देखिए, सोवियत रूस की एक खुफिया एजेंसी हुआ करती थी जिसका नाम था केजीबी। शायद आप लोगों ने ये नाम सुना होगा। केजीबी के बारे में कहा भी जाता था कि इसने फेक न्यूज के आधार पर पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था। आज की वीडियो में हम दुनिया की सबसे रहस्यमयी और साथ ही ताकतवर खुफिया एजेंसी केजीबी का पर्दाफाश करेंगे। जानेंगे कि कैसे केजीबी फेक न्यूज फैलाकर दुनिया में देशों की सत्ता बदल दिया करती थी, कैसे इसके एजेंट चुने जाते थे और क्यों यह इतनी शक्तिशाली थी। इसके साथ ये भी देखेंगे कि आखिर क्यों केजीबी का अंत हो गया और भारत के साथ इसके कुछ रहस्यमयी किस्से जुड़े हुए हैं जिसे इंडिया फाइल्स कहा जाता है। इसके बारे में भी आज इस वीडियो में बात होगी। साल है 1984 का। सोवियत संघ के दो शहर लेनिनग्राड और मॉस्को। देखिए, यहाँ पर अमेरिका का दूतावास है और दूतावास में इस्तेमाल होते हैं कई सारे टाइपराइटर्स, दर्जन भर कंप्यूटर और दूसरी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। इन सबको चोरी छिपे गायब कर दिया जाता है। देखिए, गायब करके इनको ले आया जाता है अमेरिका के शहर वॉशिंगटन में। अब ये सब करने वाला था अमेरिका, क्योंकि अमेरिका को शक था कि सोवियत संघ ने इन चीजों में कोई बग इंस्टॉल किया है और इसके जरिए वो अमेरिका की खुफिया जानकारियों को चुरा रहा है। इसके बाद अमेरिका के अंदर कई दिनों तक इन डिवाइसेस की चेकिंग की जाती है और काफी दिनों की मशक्कत के बाद अमेरिकन गवर्नमेंट को पता चल जाता है कि रूस के दूतावास में इस्तेमाल होने वाले 16 टाइपराइटरों में वास्तव में एक बग इंस्टॉल था और इसी बग के जरिए साल 1976 से लेके साल 1984 तक जो कुछ भी अमेरिकन खुफिया चीजें टाइप होती थी वो सब रूस के पास पहुंच जाती थी और रूस को पहले से ही सारी चीजें पता होती थी। देखिए, तकरीबन हर एक डॉक्यूमेंट के बारे में सोवियत संघ को पता हुआ करता था। देखिए, इसमें लोग ना बहुत सारी चीजों के बारे में हमेशा से ये कहते थे कि रूस के अंदर जो अमेरिकी दूतावास है वहां पर जो हर एक ईंट लगी हुई है उसमें भी कोई ना कोई ऐसी डिवाइसेस इंस्टॉल की गई थी जिससे अमेरिकन दूतावास में होने वाली हर हलचल की जानकारी रूस के पास पहुंच जाती थी। और देखिए, इन सबके पीछे जो एक कंपनी थी या हम कह सकते हैं रूस की जो खुफिया एजेंसी थी वो थी केजीबी। केजीबी ने ही इनके टाइपराइटर्स में और लोगों के हिसाब से ईंट में, पत्थर में, सब जगह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इंस्टॉल करके रखे। अब आप सोच रहे हो कि इसके बाद अमेरिकन एजेंसियों का पहला रिएक्शन क्या रहा होगा। देखिए, अमेरिका इस पूरे किस्से के बाद गुस्सा नहीं होता है। अमेरिका इन सब चीजों से इंप्रेस हो जाता है। देखिए, इसके साथ जो केजीबी की जासूसी थी ना वो केवल एक देश तक सीमित नहीं थी। बहुत सारे देश के प्रधानमंत्री और बड़े बड़े टॉप लीडर्स तक केजीबी की पहुंच बनी हुई थी। और सबसे बड़ी चीज ये है कि उस समय ना फेसबुक हुआ करता था ना व्हाट्सएप हुआ करता था और उसके बावजूद भी केजीबी फेक न्यूज बनाने में महारत हासिल कर चुकी थी और इस तरह से केजीबी इन न्यूज को फैलाती थी कि कई देशों में इनकी न्यूज की वजह से ही सत्ता पलट हो चुकी थी। रूस के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, ये भी एक समय में केजीबी के एजेंट रह चुके हैं। तो देखिए, इतनी शक्तिशाली इंटेलिजेंस थी, लेकिन 1991 में आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये खत्म हो गई। सबसे पहले हम केजीबी की स्टोरी को शुरू से जानते हैं। देखिए, 1924 से लेके 1953 का वो दौर था जब सोवियत संघ के अंदर जोसेफ स्टालिन का शासन हुआ करता था। देखिए, 1924 से लेके 1953 तक लगभग 30 साल होते हैं और इन 30 सालों में जोसेफ स्टालिन के खिलाफ कहीं भी कुछ भी विरोध होता तो उसे वो दबा दिया करता था और इसके लिए जोसेफ स्टालिन ने बर्बरता की सारी सीमाएं लांघ दी थी। इसके बाद 1953 में स्टालिन की मौत हो जाती है। स्टालिन की मौत होने के बाद रूस के अंदर अस्थिरता बढ़ती है। इसके बाद इनके देश के मुखिया बनते हैं। इसके बाद इनके देश के मुखिया निकिता खुर्शेव बनते हैं और यही केजीबी की स्थापना भी करते हैं। और केजीबी की स्थापना के लिए इन्होंने 4 पॉइंट पर फोकस किया। पहला पॉइंट था सोवियत संघ में विद्रोह को कंट्रोल करना। इसके साथ ही खुर्शेव ये चाहते थे कि जनता उन्हें देखे कि स्टालिन के बाद निकिता खुर्शेव ही हैं जो कि स्टालिन के भयंकर अत्याचार से जनता को उबारने आए हैं। तीसरा पॉइंट था सोवियत में जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसके अस्तित्व को बनाए रखना। चौथा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था, कोल्ड वॉर के दौरान यूरोप और अमेरिका की खुफिया जानकारियों को इकट्ठा करना। और इन 4 कामों के लिए केजीबी की स्थापना 1954 में की गई। देखिए, केजीबी को रूस के अंदर इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरह की इंटेलिजेंस का काम
सौंप दिया गया था। केजीबी के बहुत सारे कामों में से एक काम था फेक न्यूज बनाना और फेक न्यूज को अलग अलग देशों में फैलाना, और इसी फेक न्यूज के जरिए केजीबी बहुत सारे देशों में सत्ता परिवर्तन करा दिया करता था। केजीबी अलग अलग देशों में ऑपरेशंस लॉन्च करती थी और इन ऑपरेशंस का मेन एम होता था बड़े बड़े नेताओं को अपना साथी बनाना। देखिए किताब है द वर्ल्ड वॉज गोइंग आर वे। देखिए इस किताब के अनुसार ही भारत में कम्युनिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी को रूस की तरफ से फंडिंग की जाती थी। इसके साथ ही भारत के अंदर लेफ्ट विंग ऑर्गेनाइजेशंस, ट्रेड यूनियंस और स्टूडेंट ग्रुप्स को भी फंड किया जाता था। देखिए केजीबी ने भारत के चुनावों को प्रभावित करने के लिए 1973 तक भारत के कई अखबारों में अपने आर्टिकल्स छापे। किताब के हिसाब से रूस ने लगभग 3789 आर्टिकल्स भारत के अखबारों में प्लांट किए थे और इन आर्टिकल्स का फोकस दो चीजों पर था: इंदिरा गांधी को जनता का हीरो बताना और अपोजिशंस के लीडर को बदनाम करना। इसके साथ ही सेकंड पॉइंट था अमेरिकन पॉलिसीज को बदनाम करना। देखिए केजीबी किस तरह से फेक न्यूज फैलाती थी ये भी इस किताब में बताया गया है। इस किताब के ही अनुसार एक फर्जी लेटर लिखा गया जिसमें यह दिखाया गया कांग्रेस सिंडिकेट के बड़े नेता एस.के. पाटिल पाकिस्तान से पैसा लेते थे और इन पैसों का इस्तेमाल वे इंदिरा गांधी की सत्ता को कमजोर करने में करते थे। देखिए इस लेटर ने एस.के. पाटिल का करियर डुबोने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। एस.के. पाटिल 1967 का चुनाव हार गए और इनका पॉलिटिकल करियर खत्म हो गया। इस ऑपरेशन ने इंडिया और रूस के रिश्तों को मजबूत करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके साथ ही 1971 में इंदिरा गांधी को चुनाव जिताने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देखिए इसी तरह से केजीबी ने पाकिस्तान में अपना एक ऑपरेशन लॉन्च किया था जिसका नाम था रीबस। इस ऑपरेशन के दो मोटिव थे। पहला मोटिव था पाकिस्तान के यूएसए के साथ संबंधों को खराब करना। दूसरा मोटिव था 1973 से लेकर 77 के बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रहे जुल्फिकार अली भुट्टो को सोवियत संघ के करीब लाना। और इन सारी चीजों को पूरा करने के लिए केजीबी ने जुल्फिकार अली भुट्टो के अंदर एक डर बैठाया। डर ये बैठाया कि आपका तख्ता पलट हो सकता है। देखिए केजीबी ने इसके बाद फर्जी लेटर्स बनाए और परसेप्शन ये बनाया कि यूएसए के अंदर से भुट्टो को सत्ता से बेदखल करने के लिए बहुत सारी चीजें की जा रही हैं और इन लेटर्स को केजीबी ने अपने एजेंट्स के जरिए भुट्टो के नजदीकी लोगों तक पहुंचाया। और जब ये फर्जी डॉक्यूमेंट्स भुट्टो के हाथ में आए तो इससे उनका शक गहरा हो गया। इसके बाद भुट्टो ने यूएसए से दूरियां बनाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे पाकिस्तान को यूएसए से दूर ले जाने लगे, जिससे पाकिस्तान सोवियत यूनियन और चाइना जैसे सोशलिस्ट देशों के संपर्क में आने लगा। लेकिन पाकिस्तान के अंदर इन नीतियों का विरोध होना शुरू हुआ। जुल्फिकार अली भुट्टो ने इस विरोध को दबाने की बहुत कोशिश की और इसी कोशिश ने पाकिस्तान की आर्मी के बड़े बड़े अफसरों को भुट्टो का दुश्मन बना दिया। और इसके बाद 1977 में जनरल जियाउल हक ने पाकिस्तान में तख्ता पलट कर दिया और तख्ता पलट होते ही केजीबी का मिशन फेल हो गया। देखिए केजीबी का रिक्रूटमेंट प्रोसेस काफी स्ट्रक्चर्ड है। केजीबी बड़ी चालाकी से पोटेंशियल कैंडिडेट्स को ढूंढती थी और उसके बाद उन्हें ग्रो किया करती थी। ये अपने कैंडिडेट्स को चाहे वो देश में हो चाहे विदेश में हो कहीं से भी ढूंढ निकालते थे और इसके लिए वे एक टेक्निक का यूज किया करते थे जिसका एक्रोनिम था MICE। M मतलब था मनी, I का मतलब था आइडियोलॉजी, C का मतलब था कॉर्शन मतलब कि दबाव और E का मतलब होता था ईगो। इन चार चीजों के हिसाब से केजीबी अपने एजेंट्स को ढूंढा करती थी और रिक्रूटमेंट भी इसी हिसाब से होता था। इसका मतलब था कि केजीबी एजेंट्स को या तो पैसा देकर लेती थी या फिर ऐसे कैंडिडेट्स को ढूंढती थी जिनकी आइडियोलॉजी इनसे मैच करती थी। किन्हीं लोगों को दबाव बनाकर भी एजेंट्स बनाया जाता था। इसके साथ ही कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका के खिलाफ अगर ईगो था तो उसे भी इन्होंने एजेंट्स में कन्वर्ट कर दिया था। केजीबी ने इन चारों तरीकों का बहुत सटीक तरीके से इस्तेमाल किया। केजीबी उस समय डबल एजेंट्स के मामले में भी प्रसिद्ध हो चुकी थी। मतलब केजीबी किसी और देश के खुफिया एजेंट्स को अपने में मिला लिया करती थी। एग्जाम्पल के लिए अमेरिकन खुफिया एजेंसी
CIA का एजेंट, हो सकता था कि वो KGB का भी एजेंट हो। इसे ही डबल एजेंट कहा जाता था। देखिए 1980 के दशक से सोवियत संघ की इकोनॉमी के बुरे हाल होने शुरू हो चुके थे। 1985 में मिखाइल गोर्बाचेव जब कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी बनते हैं, तो वे सोवियत संघ की इकोनॉमी को मजबूत करने और सिस्टम में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए काम करना शुरू करते हैं। लेकिन इन सबको करने में सोवियत संघ की खुफिया एजेंसी KGB की पकड़ ढीली होने लगती है। KGB धीरे धीरे कमजोर होती है। लेकिन आखिर ये कमजोर क्यों होती है? देखिए 1954 से जब से KGB बनी थी, तब से KGB ने सोवियत संघ के अंदर अपना कंट्रोल बनाए रखा था, और एक कंट्रोल ही सोवियत संघ के अंदर होने वाले विद्रोहों को दबाए रखता था। लेकिन मिखाइल की नीतियों की वजह से KGB की पकड़ ढीली होने लगी थी। इससे सोवियत संघ के अंदर विद्रोह पनपने लगा था। सोवियत संघ में शामिल कई सारे राज्य अपनी आजादी की मांग करने लगे थे। सोवियत संघ अब धीरे धीरे कोलैप्स होने लगा था। विद्रोह बढ़ने शुरू हो चुके थे और देश अपनी आजादी की घोषणा करने लगे थे। 6 नवंबर को राष्ट्रपति गोर्बाचेव एक आदेश निकालकर KGB को खत्म कर देते हैं और इसी एजेंसी को कई सारी संगठनों में बांट दिया जाता है। देखिए KGB तो खत्म हो गई, लेकिन उस KGB में जो एजेंट्स थे वे खत्म नहीं हुए। रूस में अभी भी बहुत बड़ी बड़ी पोजीशन पे जितने भी लोग बैठे हैं वे अधिकतर KGB के एजेंट्स रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन KGB के एजेंट्स रह चुके हैं। रूस की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अध्यक्ष भी पूर्व KGB एजेंट ही हैं। देखिए नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल रूस की एक बेहद शक्तिशाली ऑर्गेनाइजेशन है जो देश की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर राष्ट्रपति को सलाह देती है। दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको KGB के बारे में कुछ और चीजें भी डिटेल में जाननी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया तो अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।